सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला हुआ है और ये कहा गया है कि अगर हम पे ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। और सेकेंडली, जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर भारत जो मन चाहे मनपसंद जो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली फ़वाइद हासिल करना चाहता था, उसमें बुरी तरह नाकाम हुआ है। लेकिन इससे भी एक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने अभी कुछ देर पहले एक बड़ा कामयाब तजर्बा किया है। इन बीट्स पर हम बात करेंगे। इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए स्काइप पे मुझे ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल जाहिद साहब ने। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब ज्वाइन करने का। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि जो अभी एक कामयाब तजर्बा किया गया है, ये इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? और इसी से मिला जुला एक दूसरा सवाल भी है कि भारत ने कुछ कैदी हमारे रखे हुए हैं, तो क्या ज़बरदस्ती उनसे कोई बयान रिकॉर्ड करवा के वो दुनिया के सामने लेके आ सकते हैं? क्योंकि अब तक भारत ने जितनी भी कोशिशें की हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, अभी तक तो वो कोशिशें नाकाम ही हुई हैं। तो क्या ये वाला अगर कोई तजर्बा करते हैं, आपकी नज़र में वो कितना कामयाब होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरीज, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, आपने दो बड़ी अहम चीजों का जिक्र किया। पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवासुत से आपको भी और तमाम पूरी पाकिस्तानी कौम को अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद ये मुबारकबाद दे रहा हूँ कि पाकिस्तान ने आज अपने जो हमारे साइंटिस्ट हैं या जो लोग हमारे स्ट्रेटेजिक काम पे लगे हुए हैं, जो पाकिस्तान को तवाना और मजबूत कर रहे हैं, उनको बहुत मुबारकबाद। और पूरी कौम की तरफ से तमाम वर्कर्स का, साइंटिस्ट का, उस मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप का जो इस प्रोग्राम की जिन्होंने शुरू किया और जो अभी तक इसको जारी रखे हुए, उनका मैं पूरी कौम की तरफ से और अपनी तरफ से भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वो अनसीन पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान के दिफा को मजबूत कर रहे हैं, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को की हिफाजत के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। हमारी बड़ी बदकिस्मती है और इस पूरे रीजन की बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पर एक ऐसा दुश्मन मौजूद है, एक ऐसा कैरेक्टर मौजूद है जिस सेफ्रनाइज्ड भारत के कर दिया उसने, हिंदुत्व सोच की माइंडसेट, और जिसकी क़यादत एक ऐसे जुनूनी और खूनी शख्स के सर पर हाथ में आ गई है कि जो अपने हिंदुस्तानियों का खून बहाने में भी, अपनी फोर्सेस का खून हो या आम लोगों का, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो अपनी फैमिलीज के साथ अच्छे दिन गुजारने पहलगाम गया और उनको मोदी साहब ने उनकी मौत की सूरत में, तो ये स्क्रूटनी का वक्त है मोदी का भारत की आवाम की तरफ से जरूर होनी चाहिए। इस की घड़ी में हम भारत की आवाम के साथ खड़े हैं जिनके ऊपर ये खूनी और जुनूनी लीडरशिप आ गया। जनरल साहब, आप ये भी ऐड करें कि हम भारत की आवाम के साथ खड़े हैं और जिन मजलूमों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है एक तवील अरसे से उनके साथ खड़े हैं, लेकिन हम मोदी के साथ नहीं खड़े हैं। क्योंकि जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, तो इंडिया वालों को लगता है कि आवाम के साथ दुख का इजहार कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, भारत के उस आवाम के साथ दुख का इजहार कर रहा हूँ जिनके सरों पर इस तरह की खूनी और जुनूनी लीडरशिप जो है वो मुसल्लत कर दी गई है। जी, तो वो मैं उस कॉन्टेक्स्ट पे कह रहा हूँ कि उनके जो दुखी अवाम है जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, अब उनको स्क्रूटनी करनी है अपने मोदी की, जी अपने इस तरह की लीडरशिप की कि वो किस तरह में। तो ये पाकिस्तान ने जो अब्दाली मिसाइल का तजर्बा किया है अरीज, ये 450 किलोमीटर की रेंज है, सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है, और कुरान मजीद में भी हमें हुक्म मिला हुआ है कि अपनी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ अपनी भरपूर तैयारी रखो ताकि हैबत तारी हो उनके दिलों पर जो दुश्मन है अल्लाह के और तुम्हारे दुश्मन, और जिनको हम नहीं जानते। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के ऊपर जो थ्रेट मुसल्लत कर दी गई थी, ये पाकिस्तान का मिसाइल जो है ये इस रीजन की स्टेबिलिटी का मिसाइल प्रोग्राम है। हमारी कोई एक्सपेंशनिस्ट, हमारी कोई हिंदुत्व की तरह कोई अखंड पाकिस्तान या अखंड उसका कोई वो प्रोग्राम नहीं है। हम सिर्फ अपने दिफा में और मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस रखने के लिए द न्यूक्लियर फील्ड और मिसाइल टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स हमारी जी जो ब्राह्मोस को बड़ा वो करते हैं, जिसका जी हमारे पास ब्राह्मोस है, राफेल है, ये चीजें आने के बाद वो अपने आप को समझ रहे कि शायद हमारा जो अभी शायद हम पाकिस्तान को जड़ से खत्म कर देंगे। मालूम नहीं है कि पाकिस्तान के पास हर किस्म का काउंटर मौजूद है, और इंशाल्लाह अल्लाह ना करे पाक इस रीजन में जंग हो, लेकिन अगर होती भी है तो पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी। अब ये 450 किलोमीटर रेंज, फिर आप जरा लगा लें टारगेट्स कहां तक ये भारत के अंदर एंगेज कर लेगा। खुदा न खास्ता उन्होंने कोई मिस एडवेंचर किया तो अब ये जंग
ये बॉर्डर्स के ऊपर या जंग पोस्टों के ऊपर वहां नहीं, अगर वो खुदा ना खास्ता शुरू करता है तो इनिशिएट तो भारत करेगा, लेकिन इसको एंड जो है फिर पाकिस्तान करेगा। और फिर अगर पाकिस्तान को ध्यान में डाला गया, खासतौर पर अभी जो वाटर मनूवर का वो बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने इसको अपना नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे दिया। तो ये जो मल्टीपर्पज हमारे रॉकेट्स, हमारे मिसाइल प्रोग्राम है, इंडिजिनस है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको इससे समझ आ जाना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये तो एक तो कॉम के बारे में। अभी आपने जो दूसरी बात की कैदियों के बारे में, देखिए हिंदुत्व माइंडसेट का मैंने आपको बता दिया है। मैं फिर बार बार ये कहता हूँ कि भारत की बड़ी बदनसीबी है कि ये सेफ्रोनाइज्ड भारत हो गया। आपको मैं उस दिन भी आपके प्रोग्राम में बात कर रहा था कि गॉडसे जो था वो एक आरएसएस का वर्कर था जिसने गांधी को मार दिया था। और भी इस तरह के इंसिडेंट हुए। 65 वॉर के बाद भी इनके प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, पता ही नहीं चला आज तक वो मरे कैसे हैं। शास्त्री साहब जो थे उनका भी नहीं पता चला। तो ये अपने लोगों का खून बहाने से भी बाज नहीं आते। तो देखिए पाकिस्तान के तकरीबन 700 से ज्यादा कैदी हैं जो इनकी जेलों में हैं। उसके अलावा जो रिपोर्टेडली कुछ 56-57 ऐसे लोग भी हैं जो इन्होंने जिनको डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लेकिन इन्होंने उनको पकड़ा हुआ है, जो कहीं गलती से या कहीं बॉर्डर से पार चले जाते हैं। ये वो तो डिक्लेयर इसलिए नहीं करते कि उनको इन्होंने यूज करना है। अब उनको इंटिमिडेशन, टॉर्चर कुछ भी कर सकते, क्योंकि पहलगाम का ड्रामा तो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। पहलगाम वाली मूवी जो है ना जी, ये बॉक्स ऑफिस तो क्या, ये मेरे ख्याल में 2 शोज का टिकट भी नहीं पूरे कर सकी जी। तो इसका तो उन्हें म्याजा भुगतना पड़ रहा है। और उन्होंने अपने 3 सीनियर मिलिट्री लीडर, जनरल शर्मा, कमांडर नॉर्दर्न कमांड और डिप्टी एयर चीफ जो है उनको सैक किया है। उनको सैक इसी वजह से किया है कि अभी जो रॉ के डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं, जिसमें इन्होंने एक भयानक खेल खेलना था, अपने मीडिया को इन्होंने 36 से 48 घंटे पहले इत्तला दे दी कि आप ये होने वाला है। तो आपने इसको आईएसआई को इस इंसिडेंट के 36 से 48 घंटे के बाद ब्लेम करना है। लेकिन मीडिया की रेस थी, मीडिया और पॉलिटिशियंस जरा पहले क्लेम करना चाहते थे, क्योंकि वो तो ऑडियंस भारतीय अवाम में, वो भारतीय अवाम क्या हिंदुत्व की सोच वाली अवाम में मशहूर होना चाहते हैं। बिहार का इलेक्शन है तो वो पहले ही फ्लॉप हो गया। उन्होंने पहले उसको खबर दे दी, फिर इन्होंने इम्प्लीकेट करना था आईएसआई और पाकिस्तान को, जबकि एफआईआर में उन्होंने कहा जी डिस्क्रिमिनेट फायरिंग। वो एफआईआर जिसपे कल मैं इनका एक प्रोग्राम सुन रहा था, पलकी शर्मा कह रही थी कि जी वो वहां पे बड़े दुश्वार गुजार जगह है, वहां पे जो इनका रिएक्शन जो पहला आया मिलिट्री फोर्सेस का, या जो वहां पे वो 1.5 घंटे के बाद आया, वो फोर्सेस तब पहुंच सकी है। लेकिन एफआईआर वाला जो जहाज है ना जी, वो 10 मिनट के अंदर एफआईआर हो गया और फिर मीडिया के ऊपर शोर शराबा शुरू हो गया। अच्छा जनरल साहब मुझे ये बताएं, फ्लॉप हुआ है। तो अब उस पे दुनिया ने देखे, अभी आपने अपने इंट्रो में जेडी वैंस का भी शायद जिक्र किया, और दुनिया अमेरिका भी, बाकी दुनिया भी, चाइना, हर एक को पता है कि ये ड्रामा इन्होंने किया गया। तो अब उसको जो एपिसोड 2 है उसमें आप ये कहीं से भी कोई भी बंदे पकड़ के ले आएंगे, उनको मारेंगे, एनकाउंटर करेंगे। ऑलरेडी ये 2 बंदों को मार चुके हैं एनकाउंटर करके, दीन मोहम्मद और एक दूसरे का नाम मुझे if I'm not wrong, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट एनीवेज। और उनको इन्होंने फिर 2 टेररिस्ट इन्होंने दिखाए हैं जिनके जूतों का जिक्र मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में किया, कुछ ने पॉलिश थे, और एक टेररिस्ट पिस्टल लेके गया हुआ था जी। वो पाकिस्तान से गया और पिस्टल लेके गया, जैसे वो वो पिस्टल से मुकाबला करेगा 7 लाख फौज जो वहां पे डिप्लॉयड है उनका ना। तो इट इज एक भोंडा मजाक। तो उसमें जान डालने के लिए ये जो पाकिस्तानी कैदी हैं इनको वो यूज कर सकते हैं, इनसे बयानात दिलवा सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने उनसे मुंह फेरा है इस वाकये के ऊपर। इन्होंने सबसे पहले आईएसआई और पाकिस्तान को बदनाम करना था, जो प्लॉट था, और उसके बाद इसको एक्सट्रीमिज्म, जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है उसके साथ जोड़ के तो पूरे जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसको अंडर प्रेशर लाना था, इस्लामोफोबिया को सामने रखते हुए, और उनकी सपोर्ट लेनी थी इंटरनेशनल कम्युनिटी। आई थिंक दे हैव मिजरेबली फेल्ड, बट इस चालाक दुश्मन के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। अच्छा जनरल साहब, आपने अभी जेडी वैंस का भी जिक्र किया। उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी जो पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और हम जानते हैं कि इंडिया भी कोई इस तरह का इकदाम नहीं करेगा जिससे खत्ते के अमन को खतरा होगा। दूसरी तरफ चाइना है, यानी 2 सुपर पावर्स जो हैं वो पाकिस्तान की हिमायत में बोल रही हैं। चाइना ने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान को कोई भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है तो हम हर सूरत पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। एक ह्यूज डेवलपमेंट है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अमेरिका ने, जेडी वैंस ने बिल्कुल क्लियरली ये इंडिकेट किया है कि उनकी वाइफ उषा जो है वो इंडियन जरूर है, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की।
कि इंडिया जो है ना जी, ये हर छोटी छोटी चीज पर खेलना चाहते हैं, ये बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं जी। जेडी वैंस, ऑफ कोर्स फीलिंग्स होती हैं कि जेडी वैंस की वाइफ जो है वो इंडियन नजाद है, फिर जो तुलसी गबार्ड हो गई, इस तरीके से प्रकाश हो गए जो इनके सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों को थे, तो वो एक्साइट, ऑफ कोर्स जिस मुल्क से आपका ताल्लुक होता है आपकी फीलिंग्स होती है, बट अमेरिका इज अ बिग पावर। अब आप जब अमेरिका के आपको जो आपकी जब नॉमिनेशन हो जाती है, आप उधर हो जाते हैं, आप नेशनल इंटरेस्ट को सामने देखते हैं। देखिए ना, अगर तुलसी गबार्ड को ले लें या उषा को ले लें, वो भारतीय होने की वजह से उनको फेम नहीं मिला या पहचान नहीं मिली, उनको एक अमेरिकन सिटीजन की वाइफ होने के नाते उनको एक पहचान मिली है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वहां के। तो वहां तो वो उनकी पहचान, उनकी जो लॉयल्टीज है वो अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ है जी। ये तो बड़ी गलत की असेसमेंट होगी। इन्होंने एम्बेरस किया एक्चुअली जेडी वैंस को। आपके मुल्क में एक मेहमान आया हुआ और आपने एक ड्रामा रचाया है उसके प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए, और जेडी वैंस ने भी लाइक क्लिंटन ने उस वक्त 2000 में कहा था कि दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस कश्मीर का, क्योंकि दो न्यूक्लियर राइफल्स यहाँ पे बैठी हैं, और ये जो कश्मीर में इन्होंने छत्तीसपुरा में जो सिखों को मारा गया था उसकी वजह से बिल क्लिंटन का बयान आज उठा के उन्होंने कहा दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस। और क्लोजली टू दिस स्टेटमेंट जेडी वैंस ने भी ये कहा कि ये दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और ये खित्ता जो है बहुत बड़ी जंग की लपेट में आ सकता है, तो डीएस्केलेट करे इंडिया। इसका डायरेक्टली मतलब बिल्कुल क्लियर उनका जी, इंडिया झूठ बोल रहा है, डीएस्केलेट करे, इंडिया को डीएस्केलेशन का कह रहा है कि ये जो फेक उसने नैरेटिव के ऊपर एस्केलेट किया है, इसकी भी रिस्पांसिबिलिटी है, डीएस्केलेट करे। और अगर कोई वो चीजें देते हैं, सबूत देते हैं, बातचीत करते हैं, तो पाकिस्तान कोऑपरेट। तो पाकिस्तान तो पहले भी कह चुका है कि हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। बस लास्टली जाहिद साहब मुझे ये बता दें कि आपके ख्याल में जो इस वक्त स्टेट ऑफ इंडिया है वो इस इशू को कैसे हैंडल कर रही है, क्या दुरुस्त समत में जा रही है? जेडी वैंस जो है वो अमेरिका के सदर है। अच्छा, वो उनका ड्रामा तो बुरी तरह फ्लॉप हो गया, तो उन्होंने अभी डायरेक्टली कहा कि वो बहुत खतरनाक सिचुएशन होगी, तो डीएस्केलेट करे इंडिया। और पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि जी कोऑपरेट करें, अगर वो कोई नाम देते, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है जी हम कोऑपरेशन को तैयार है, अगर वो कोई सबूत हमें, क्योंकि पाकिस्तान को पता है इनके पास सबूत तो होने कोई नहीं, इसी तरह के वो दाएं बाएं शाएं। अच्छा, ये इनका वतीरा है। अब जब कनाडा का ये जो निजर का मर्डर हुआ था, तो कनाडा इनको मिलना चाहता था जी, इनसे मीटिंग्स करना चाहते थे, उनके सेक्रेटरी भी आए, उनके बहुत से लोग आए, ये उसको डॉज कर जाते थे उस मीटिंग को, दे वुड अवॉइड दैट। और दुनिया को ये बताया जाता था कि कनाडा ने जी कोई सबूत नहीं दिया हमें, इनको सऊदीया में वो उन्होंने मिलने की कोशिश की, लंदन में मिलने की कोशिश की, तो वो मिलते ही नहीं थे इनके। ये दिस वाज टोल्ड टू द वर्ल्ड बाय द सिक्योरिटी जो एडवाइजर है कनाडा के, उनकी आपको अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी उन्होंने की थी। तो ये अवॉइड करते, ये इनका वतीरा बन गया है कि डिनाई कर दे चीजों को। ये जो हाइब्रिड भी पाकिस्तान के खिलाफ लगी हुई है, इसलिए लगाई हुई है कि प्लॉजिबल डिनायबिलिटी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इस वॉर का। तो इसमें हम इस वक्त बात करेंगे कि इसकी क्या नेचर है, इस मुल्क की, इसकी कैसे ये अप्रोच करता है जी पॉलिटिकल मिलिट्री इश्यूज को। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बस लास्टली जाहिद साहब मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो इशू है पहलगाम का, सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, स्टेट ऑफ इंडिया जो है इस इशू को क्या आपके ख्याल में सही तरीके से हैंडल कर रहा है? क्योंकि इंटरनेशनली तो ये सारा कुछ अब फ्लॉप हो ही गया है, पाकिस्तान से भी बारहा ये पैगाम गया है कि आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं करा लें। स्टेट ऑफ इंडिया इस वक्त क्या कर रहे हैं, और खास तौर के ऊपर मोदी सरकार जो इस वक्त कर रहे हैं, आपके ख्याल में दुरुस्त कर रहे हैं और दुरुस्त फैसले ले रहे हैं इस मौके के ऊपर? वहां पे जी कंफ्यूजन है, वहां पे केओस है, वहां पे एम्बैरेसमेंट है, वहां पे ये फ्लॉप ड्रामा के वजन के नीचे वो खुद दब के रह गए। अब उनको फेस सेवे क्या लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज अब क्वेश्चन कर रही है, और वो क्लियरली कह रही है कि दिस वाज अ फॉल्स फ्लैग, एम्बैरेसमेंट हुई। और अगर एम्बैरेसमेंट ना होती, वो 3 सीनियर मिलिट्री कमांडर्स को कभी अपने कमांड्स, जिसमें वाइस एयर चीफ भी शामिल है, नॉर्दर्न कमांड कमांडर और जनरल शर्मा, जिनकी वजह से ये प्लान जो इनका रॉ का था वो लीक हुआ है, सामने आया, और उस प्लान में भयानक प्लान, तो इंसानियत की तज़ील, अब हकारत और मलामत के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं रहा। लेकिन उनकी नेचर है मोदी साहब की, गुजरात के बुच्चर की, वो एक ड्रामा करेगा, अपने लोगों को एक हिंदुत्व माइंडसेट के बीच में पूरा बर्डन डाल दिया, हिंदुइज्म को बदनाम कर रहा है। देखिए, कोई रिलीजन बुरा नहीं होता जी,
उधर जायनिज्म की जब एप्लीकेशन हो रही है और इधर हिंदुत्व की जब एप्लीकेशन हो रही होती है तो इसके नेगेटिव, तो इंडिया को उन्होंने एक डीप स्टेट बना दिया है, डीप स्टेट की एप्लीकेशन कर दी है, पूरी दुनिया में एक कयास मचा दिया है। आई डोंट नो कि वो इस वॉर की जो कॉस्ट है उसका शायद अदराक नहीं है उनको, लेकिन और इससे भारत के अंदर कितना नुकसान होगा और आम शहरी कितना मुतासिर होगा, आम इंडियन जो इस वक्त बहुत सारे मामलों के ऊपर आवाजें उठा रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर तो चले हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपके वक्त का। उम्मीद है कि आपको ये हमारी पॉडकास्ट पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।